ईरान एक ऐसा देश जिसका नक्शा लगभग 500 सालों से बिना किसी बड़े बदलाव के वैसा ही बना हुआ है। चाहे ऑटोमन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य जैसी ताकतें क्यों न हो, ईरान को कभी भी पूरी तरह जीत नहीं सकी। इसकी वजह है इसका अनोखा भूगोल और ऐतिहासिक ताकत। 500 सालों का इतिहास। ईरान का इतिहास केवल 500 साल तक सीमित नहीं है। हजारों साल पहले भी पर्शियन साम्राज्य दुनिया की सबसे ताकतवर सभ्यताओं में से एक था। 7वीं सदी में मुस्लिम खिलाफत ने इसे फतह किया, लेकिन रोमन साम्राज्य जैसी ताकतवर सभ्यता भी इसे कभी हरा नहीं सकी। आज भी ईरान का सामरिक और राजनीतिक महत्व वैसा ही है। पिछले 1 साल से इजराइल अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वेस्टर्न एक्सपर्ट्स इसे एक टेरिबल आइडिया मानते हैं। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़ना खुद हमलावर के लिए विनाशकारी साबित होगा। ईरान की ताकतें। आधुनिक और प्राचीन ईरान की शक्ति का मुख्य आधार उसके भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है। जगरोस माउंटेन रेंज दक्षिण और पश्चिम में फैली यह पर्वत श्रृंखला ईरान की पहली रक्षा है। 1980 में इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया। उनका मानना था कि वे कुछ महीनों में ईरान पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन जगरोस की मुश्किल भरी पहाड़ियों के कारण इराकी सेना ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। 2. एल्बोर्स माउंटेन रेंज उत्तर में स्थित एल्बोर्स पर्वत श्रृंखला भी ईरान को नेचुरल सुरक्षा प्रदान करती है। ये पहाड़ खनिज संसाधनों से भी भरपूर हैं। यहाँ सोना, चांदी, जिंक और यूरेनियम जैसे खजाने मौजूद हैं। 3. रेगिस्तान और तेल भंडार। ईरान के मध्य में दश्त-ए-लूत और दश्त-ए-कबीर नामक 2 विशाल रेगिस्तान हैं। दश्त-ए-लूत दुनिया की सबसे गर्म जगह मानी जाती है। इन रेगिस्तानों ने ईरान को एक प्राकृतिक दुर्ग में बदल दिया है। साथ ही ईरान के पास दुनिया के 10% तेल और 15% प्राकृतिक गैस भंडार हैं। 20वीं सदी में पर्शियन गल्फ में तेल और गैस के विशाल भंडार खोजे गए, जिसने ईरान को ऊर्जा संसाधनों का एक बड़ा केंद्र बना दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान का सामरिक हथियार ईरान के दक्षिण में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्थित है। ये दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री चौक पॉइंट्स में से एक है। इस स्ट्रेट से होकर दुनिया के ज्यादातर तेल और गैस की सप्लाई होती है। अगर कभी ईरान इस क्षेत्र को ब्लॉक कर दे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। प्रॉक्सी ग्रुप्स और सैन्य ताकत। ईरान ने अपनी सीमाओं से बाहर भी ताकतवर नेटवर्क तैयार किए हैं। हिजबुल्लाह, सीरिया और इराक में मौजूद तंजीमें ईरान के लिए एक कवच का काम करती हैं। इनके अलावा ईरान की ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इसे मिडिल ईस्ट की सैन्य सुपर पावर बनाती है। इतिहास और भूगोल। अजयता का कारण ईरान का भूगोल और प्राकृतिक स्थिति इसे एक अभेद्य दुर्ग बनाती है। इसके ज्यादातर शहर जगरोस और एल्बोर्स पहाड़ों के बीच स्थित हैं, जो इन्हें बाहरी आक्रमण से बचाते हैं। अगर कोई हमलावर इन पहाड़ों को पार कर भी लेता है तो उसे दश्त-ए-लूत और दश्त-ए-कबीर जैसे रेगिस्तानों का सामना करना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि चाहे सद्दाम हुसैन की ताकतवर आर्मी हो या औपनिवेशिक ताकतें, ईरान को हराना हमेशा मुश्किल रहा है। यहाँ तक कि 1980 से 88 की ईरान इराक जंग में लाखों लोग मारे गए, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। आधुनिक युग में ईरान का महत्व आज के दौर में ईरान की ताकत केवल भूगोल तक सीमित नहीं है। उसके पास हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो दुश्मनों को पहले ही रोक सकते हैं। इसके अलावा ईरान की ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी उसे और भी मजबूत बनाती है। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब जैसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट्स पर ईरान का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। ये दोनों पॉइंट्स वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। निष्कर्ष, ईरान का इतिहास, भूगोल और सामरिक स्थिति इसे दुनिया के सबसे कठिन लक्ष्यों में से एक बनाते हैं। यह न केवल अपनी सीमाओं के भीतर अजेय है, बल्कि अपनी प्रॉक्सी ताकतों और रणनीतिक चौक पॉइंट्स के कारण वैश्विक राजनीति में भी एक बड़ा खिलाड़ी है। आप ईरान के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इजराइल ईरान पर हमला करेगा? कौन जीतेगा ये जंग? लगातार बढ़ते तनाव और रिपोर्ट्स से यह लगभग साफ हो चुका है कि इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि यह हमला कब और कैसे होगा यह कोई नहीं जानता। दूसरी ओर ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा भयंकर होगा। इस स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो कौन भारी पड़ेगा? आबादी और सेना का आकार। ईरान का साइज और आबादी दोनों इजराइल से कहीं ज्यादा है। जहां इजराइल की आबादी लगभग 90 लाख है, वहीं ईरान की आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है। इसी का असर इनकी सेनाओं पर भी दिखता है। ईरान के पास लगभग 5,78,000 सक्रिय सैनिक और 2 लाख प्रशिक्षित रिजर्व सैनिक हैं। इसके विपरीत इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक और 2 लाख प्रशिक्षित रिजर्व सैनिक हैं। 4,65,565 रिजर्व सैनिक हैं। इस लिहाज से ईरान की सेना इजराइल से 3 गुना बड़ी है। थल सेना और नेवी थल सेना और नेवी के मामले में भी ईरान इजराइल से आगे है। ईरान के पास टैंक्स और अन्य ग्राउंड व्हीकल्स की संख्या ज्यादा है।
हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल ईरान से काफी आगे है। ईरान के ज्यादातर हथियार और वाहन पुराने डिजाइन के हैं, जबकि इजराइल के हथियार अमेरिका और यूरोप की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। नेवी में भी संख्या के मामले में ईरान आगे है, लेकिन इजराइल की नेवी को अमेरिका और यूरोपियन देशों का समर्थन और आधुनिक उपकरण मिलते हैं। इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी में मौजूदगी के कारण इजराइल को रणनीतिक लाभ मिलता है। एयरफोर्स बनाम मिसाइल टेक्नोलॉजी एयरफोर्स के मामले में इजराइल ईरान से काफी मजबूत है। इजराइल के पास अमेरिका से मिले F-15, F-16 और F-13 जैसे फाइटर जेट्स हैं, जो ईरान की पुरानी एयरफोर्स से कई गुना एडवांस हैं। हालांकि ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में जबरदस्त प्रगति की है और वह मिडिल ईस्ट में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ईरान के ड्रोन टेक्नोलॉजी ने भी दुनिया का ध्यान खींचा है। ईरान का शाही ड्रोन अपनी कम लागत और उच्च घातकता के लिए जाना जाता है, जिसे हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखा गया। अमेरिका और प्रॉक्सीज की ताकत। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है। हर साल अमेरिका इजराइल को 3 अरब 8 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद देता है। इसके अलावा इजराइल को अमेरिका से एडवांस हथियार, टेक्नोलॉजी और खुफिया जानकारी भी मिलती रहती है। युद्ध के समय अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के पक्ष में खड़ा रहता है। दूसरी ओर ईरान की ताकत उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास, यमन के हूती विद्रोही और इराक और सीरिया के कई छोटे बड़े ग्रुप ईरान के लिए मिडिल ईस्ट में उसकी स्थिति मजबूत बनाते हैं। हिजबुल्लाह को दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन स्टेट एक्टर माना जाता है। तेल, पर्शियन गल्फ और रणनीतिक लाभ। ईरान के पास पर्शियन गल्फ पर मजबूत पकड़ है। अगर कभी युद्ध हुआ तो ईरान इस क्षेत्र को ब्लॉक कर सकता है। पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन से जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए तेल आपूर्ति का अहम मार्ग है। अगर यह बंद हुआ तो अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इसके विपरीत इजराइल को मेडिटेरेनियन सी और अमेरिका के सामरिक सहयोग का लाभ मिलता है। परमाणु हथियार का खेल। इजराइल ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन माना जाता है कि इजराइल के पास यह क्षमता है। दूसरी ओर ईरान भी तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित कर रहा है। हालांकि उसने कभी यह ऐलान नहीं किया कि वह परमाणु ताकत बन चुका है। पावर इंडेक्स और संभावित परिणाम। 2024 के पावर इंडेक्स में ईरान 14वें और इजराइल 17वें स्थान पर है। हालांकि युद्ध का नतीजा केवल सेना के आकार या हथियारों की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। इजराइल, उसकी सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन है। ईरान, उसका तेल, पर्शियन गल्फ और प्रॉक्सी ग्रुप्स उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो यह केवल इन दोनों देशों के बीच नहीं रहेगा। इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन मिलेगा, जबकि ईरान को रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का समर्थन मिल सकता है। यह लड़ाई क्षेत्रीय युद्ध से बढ़कर एक वैश्विक संघर्ष बन सकती है। आपकी राय में अगर यह युद्ध होता है तो कौन जीत सकता है? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक बन चुका है। उसकी सैन्य क्षमता और कूटनीतिक ताकत ने उसे वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया है और अब अमेरिका जैसी महाशक्ति भी उसे चुनौती देने से कतराती है। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे वर्षों की कठिन मेहनत, संघर्ष और बलिदान है। ईरान ने इस्लामी प्रणाली को स्थापित करने के लिए सत्ता परिवर्तन किया और पश्चिमी ताकतों से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। इस प्रक्रिया में उसने कई युद्धों, प्रतिबंधों और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी अपनी स्थिति को कमजोर नहीं होने दिया। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद जब आयतुल्लाह खुमैनी ने इस्लामी शासन की नींव रखी, ईरान ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाए। पहले ईरान अमेरिका और इजराइल के प्रभाव में था, लेकिन क्रांति के बाद उसकी नीति पूरी तरह से बदल गई और वह अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ईरान ने एक ऐसा शासन स्थापित किया जो इस्लामी मूल्यों को सर्वोच्च मानता था और पश्चिमी पूंजीवादी संस्कृति को नकारता था। यह वही समय था जब ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता और परमाणु कार्यक्रम को विकसित करना शुरू किया। ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाया और दुनिया के सबसे उन्नत मिसाइल प्रणालियों में से एक विकसित किया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाए, यह सोचते हुए कि इससे ईरान की शक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन ईरान ने इन प्रतिबंधों को चुनौती दी और अपनी सैन्य और परमाणु क्षमता में
वृद्धि की। उसने अपने वैज्ञानिकों की एक टीम तैयार की और सीमित संसाधनों के बावजूद एक प्रभावशाली सैन्य ढांचा तैयार किया। 1990 के दशक में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत फैलानी शुरू की। उसने यमन, फिलिस्तीन और लेबनान में कई प्रॉक्सी संगठन स्थापित किए, जैसे हिजबुल्लाह और हमास, जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उसकी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं। इसके अलावा उसने अपनी परमाणु क्षमता में भी तेजी से विकास किया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2004 तक ईरान ने परमाणु हथियारों के निर्माण में सफलता प्राप्त कर ली थी। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए कई बार प्रयास किए। उन्होंने ईरान के 100 से अधिक वैज्ञानिकों की हत्या करवाई और ईरान के परमाणु प्रक्षेपण केंद्रों पर कई हमले किए। इसके बावजूद ईरान ने अपनी योजनाओं को पूरा किया और 2018 तक अपनी परमाणु क्षमता को एक महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंचा लिया। यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल आज भी ईरान को लेकर सतर्क रहते हैं और कभी भी ईरान के साथ सैन्य संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। ईरान की बढ़ती ताकत ने उसे वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। आज ईरान, रूस और चीन जैसे देशों के साथ गठबंधन में है। चीन, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। रूस और ईरान के बीच भी सामरिक सहयोग बढ़ा है और रूस ने ईरान को मिसाइल प्रणाली और ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रदान की है। ईरान ने अपने तकनीकी विकास को और तेज किया है और आज दुनिया के 20 से अधिक देशों को अपने ड्रोन और मिसाइल सिस्टम बेचता है। ईरान द्वारा बनाए गए ड्रोन, जिनका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन युद्ध में किया, अब वैश्विक स्तर पर प्रचलित हो चुके हैं। इसने यह साबित कर दिया है कि ईरान न केवल एक सैन्य शक्ति है, बल्कि एक प्रौद्योगिकी हब भी बन चुका है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल को अपनी ताकत का एहसास कराया है। इजराइल, जो मिडिल ईस्ट में अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण बेहद सतर्क रहता है, अब ईरान से डरता है। इजराइल की अधिकांश रक्षा प्रणालियां ईरान को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। ईरान अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसकी खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंच है और यह इजराइल के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ईरान ने यह सिद्ध कर दिया है कि दुनिया की ताकतें झुकती हैं यदि झुकाने वाला एक मजबूत नेता हो। आज ईरान एक प्रतीक बन चुका है कि यदि कोई देश साहस और दृढ़ता के साथ अपनी स्वतंत्रता और शक्ति की रक्षा करता है तो वह दुनिया की शक्तियों को चुनौती दे सकता है। अगर सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर ईरान की तरह साहस का प्रदर्शन करें तो दुनिया की इन शक्तियों को चंद घंटों में ही हराया जा सकता है। ईरान अब दुनिया के मुस्लिम देशों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है और उसकी ताकत ने उसे एक सम्मानजनक स्थान दिलाया है। आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी और ईरानी क्रांति। इतिहास का नया अध्याय 1 फरवरी 1979। यह तारीख केवल ईरान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए इतिहास के पन्नों में अमिट रूप से दर्ज हो गई। 14 साल के निर्वासन के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने ईरान लौटकर अपने देश की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी वापसी ने न केवल शाह की निरंकुश सत्ता को समाप्त किया बल्कि एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की नींव रखी। खुमैनी का प्रारंभिक जीवन और धार्मिक शिक्षा। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का जन्म 24 सितंबर 1902 को ईरान के खुमैन नामक छोटे शहर में हुआ था। उनके पिता, एक सम्मानित मौलवी, की हत्या तब हुई जब खुमैनी केवल 4 महीने के थे। उनके बड़े भाई ने उन्हें पाला और धार्मिक शिक्षा की ओर प्रेरित किया। खुमैनी ने युवा अवस्था में इस्लामी कानून और दर्शन में गहन अध्ययन किया। जल्दी ही वे एक प्रमुख धार्मिक विद्वान और शिक्षक बन गए। उनकी गहरी धार्मिक शिक्षा और अद्वितीय वक्तृत्व कला ने उन्हें ईरान के धार्मिक और राजनीतिक जगत में एक विशेष स्थान दिलाया। पहलवी राजवंश और पश्चिमीकरण की नीति। 1925 में रजा शाह पहलवी ने सत्ता संभालने के बाद ईरान को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कई कठोर फैसले लिए। महिलाओं के हिजाब पर प्रतिबंध, पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के स्थान पर पश्चिमी शिक्षा का प्रचार और इस्लामी परंपराओं का दमन उनके एजेंडे का हिस्सा थे। रजा शाह के बाद उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी ने 1941 में सत्ता संभाली। उनके शासन में अमेरिकी और पश्चिमी प्रभाव बढ़ता गया। व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से शुरू किए गए सुधार कार्यक्रमों ने ग्रामीण गरीबों और पारंपरिक समाज को और हाशिए पर धकेल दिया। बढ़ती गरीबी, भ्रष्टाचार और असमानता के बीच ईरान के धार्मिक नेताओं ने इन नीतियों का कड़ा विरोध किया। आयतुल्लाह खुमैनी का विरोध और निर्वासन। 1963 में खुमैनी ने शाह की व्हाइट रिवॉल्यूशन का खुलकर विरोध किया। उन्होंने इसे इस्लामिक मूल्यों और ईरानी समाज के खिलाफ बताया। खुमैनी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, जो शाह के लिए चिंता का कारण बन गई। उन्होंने खुमैनी को गिरफ्तार किया, जिससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 1964
1964 में खुमैनी को देश से निर्वासित कर दिया गया। पहले वे तुर्की, फिर इराक और अंत में फ्रांस चले गए, लेकिन निर्वासन ने उनकी आवाज को दबाया नहीं। उन्होंने अपने विचारों को ऑडियो कैसेट्स और लिखित संदेशों के जरिए ईरान पहुंचाया। ये संदेश शाह के खिलाफ क्रांति की चिंगारी को ज्वाला में बदलते रहे। ईरानी क्रांति की शुरुआत 1778 में खुमैनी के बेटे की रहस्यमयी मौत और शाह की कठोर नीतियों ने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया। ईरान में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, लोग खुलकर शाह के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे। लाखों लोगों ने उनके नेतृत्व में क्रांति का समर्थन किया। जनवरी 1979 में शाह को जनता के दबाव में देश छोड़कर भागना पड़ा। उनकी सत्ता खत्म हो चुकी थी, लेकिन सवाल था कि अब आगे क्या होगा। खुमैनी की ऐतिहासिक वापसी 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह खुमैनी फ्रांस से तेहरान लौटे। उनका आगमन किसी विजयी योद्धा की तरह था। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए 50 लाख से अधिक लोग जमा थे। पूरे देश में खुशी और आशा का माहौल था। खुमैनी का यह जवाब, जब उनसे पूछा गया कि आपको लौटकर कैसा महसूस हो रहा है, कुछ नहीं, उनकी गंभीरता और दृढ़ता को दर्शाता है। यह स्पष्ट था कि उनका मिशन सिर्फ सत्ता में आना नहीं, बल्कि ईरान को इस्लामी मूल्यों पर आधारित राज्य में बदलना था। इस्लामी गणराज्य की स्थापना खुमैनी की वापसी के कुछ ही हफ्तों में ईरान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया गया। शाह का राजवंश समाप्त हो गया और एक नई व्यवस्था शुरू हुई। खुमैनी ने इस्लामिक कानून शरिया को देश की नींव बनाया। उनकी सरकार ने पश्चिमी प्रभाव को खत्म करने और पारंपरिक इस्लामी मूल्यों को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि यह क्रांति उतनी सरल नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप कई राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हुए, जिसने न केवल ईरान बल्कि पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित किया। ईरानी क्रांति का वैश्विक प्रभाव। ईरानी क्रांति ने दुनिया को दिखा दिया कि एक धार्मिक नेता के नेतृत्व में भी बड़ी राजनीतिक और सामाजिक क्रांतियां संभव हैं। यह क्रांति एक उदाहरण बन गई कि कैसे धार्मिक और पारंपरिक मूल्यों के सहारे सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। इस क्रांति ने दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह एक बड़ा झटका था। यह क्रांति उन मुस्लिम देशों के लिए प्रेरणा बनी जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना चाहते थे। निष्कर्ष, आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी और ईरानी क्रांति एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण की कहानी है जिसने केवल सत्ता परिवर्तन नहीं किया, बल्कि समाज और राजनीति के ढांचे को ही बदल दिया। ये घटना न केवल ईरान के इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। खुमैनी की दृढ़ता, उनके विचार और जनता का अटूट विश्वास, ये सब इस क्रांति को संभव बनाने वाले प्रमुख कारक थे। ये क्रांति हमें सिखाती है कि जब लोग संगठित होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो बदलाव अनिवार्य हो जाता है।